हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन की थ्योरी को फटाफट रिवाइज कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जेई मेंस 2021 के तीनों अटेम्प्ट जो भी तक हो चुके हैं उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्हें कैसे सोल्व करना है, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसा है तो उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो आप लोगों को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो अच्छे से पता ही होगा, हम लोगों ने क्विकली रिवाइज किया था तो डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डीवी बाई डी। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या होता है, स्लोप होता है। वेलोसिटी और टाइम में कोई भी ग्राफ है, उस ग्राफ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसकी जो स्लोप होगी वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। अब देखो स्लोप, अगर आप देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को तो ये ग्राफ जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका पार्ट है ए एम और एक है आपका एम बी। अगर ए एम में मैं देखूं तो स्लोप साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे स्लोप है नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है, साथ साथ कांस्टेंट भी है, क्योंकि ए से लेकर के एम तक जितने भी पॉइंट है उन हर जगह स्लोप सेम ही आने वाली है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन में सभी जगह स्लोप सेम होती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। ए टू एम क्या है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है तो इसे आप माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। और एम टू बी आप देखोगे, एम टू बी देखोगे तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है तो प्लस ए लिख सकते हैं। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ए टू एम रिटार्डेशन हो रहा है और एम टू बी एक्सेलरेशन हो रहा है, बट हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। हमें बस बताना है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो ए टू एम एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है और कॉन्स्टेंट, और एम टू बी एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कॉन्स्टेंट है। अगर ये चीज मैं देखूं तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है कि एक्सेलरेशन ए टू एम, ये वाला आपका एम वाला पॉइंट हो जाएगा और ये आपका बी। ए टू एम अगर आप एक्सेलरेशन देखो तो नेगेटिव है और एम टू बी एक्सेलरेशन देखो तो पॉजिटिव। बाकी कोई भी ग्राफ इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िए क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एन इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक ट्रेन का इंजन मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है पूरी ट्रेन ही मूव कर रही होगी, ठीक है। passes through a signal post with velocity u and the last compartment with velocity v. The velocity with which middle point of a train pass the signal post is. तो बढ़िया क्वेश्चन है। क्या समझने का ट्राई करते हैं क्वेश्चन को, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये एक ट्रेन है, ये सिग्नल पोस्ट बना देते हैं, ठीक है। ये आपका सिग्नल पोस्ट, यहां से एक ट्रेन इस सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करना शुरू करती है। मान लेते हैं कि जो ट्रेन है उस ट्रेन की जो लेंथ है वो है एल, ट्रेन की जो लेंथ है वो है एल। इस तरीके से ट्रेन बना देते हैं, ठीक है। जब ये यहां से एंटर करती है तो इंजन यू वेलोसिटी से एंटर करता है, साथ ही साथ ये ट्रेन जो है एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। इस ट्रेन की जो लेंथ है वो एल मान ली हम लोगों ने। लास्ट कंपार्टमेंट जो होगा वो इंजन से एल डिस्टेंस पीछे होगा और मिडल वाला एल बाई टू डिस्टेंस पीछे होगा। इतनी बात आई थिंक सभी को समझ में आती है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि जब लास्ट कंपार्टमेंट इस पर्टिकुलर सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करता है, चलो लास्ट कंपार्टमेंट को क्रॉस करा देते हैं। अगर आप लास्ट कंपार्टमेंट को क्रॉस कराओगे तो पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो आगे चली जाएगी। यहां बना देता हूं मैं सिग्नल पोस्ट, पूरी की पूरी ट्रेन जो है आगे की तरफ जा रही होगी। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं, आप सिर्फ इंजन को देखिए, इंजन कितना चला। अगर लास्ट कंपार्टमेंट पार किया तो इंजन कितना चला, इंजन भी भाई साहब एल चला होगा, इंजन भी एल चला होगा। इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो वी है, पूरी ट्रेन की सेम होगी वेलोसिटी। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग डब्बों की जो वेलोसिटी अलग अलग है, ऐसा होगा तो ट्रेन अलग अलग हो जाएगी। सबकी वेलोसिटी क्या सेम होगी। यानी कि अगर ध्यान से समझे इसको कि जब इंजन एल डिस्टेंस आगे चला जाता है तो उसकी वेलोसिटी यू से वी हो जाती है, ठीक है। अपने से क्या पूछा है, अपने से ये पूछा है कि जब मिडल वाला कंपार्टमेंट क्रॉस कर रहा होगा सिग्नल
पोस्ट को उस टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, मतलब पूरी ट्रेन की वेलोसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछी गई है। अगर मिडल वाला कंपार्टमेंट पार कर रहा होगा इस सिग्नल पोस्ट को, इट मींस कि इंजन कितना आगे निकल गया होगा, इंजन जो है L/2 आगे निकल गया होगा, L/2 आगे निकल गया होगा। तीनों ही कंडीशन में जो ट्रेन है वो ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस टाइम पे वेलोसिटी जो है मैं वी डेज मान लेता हूँ, ये वी डेज अपने को कैलकुलेट करना है। इस टाइम पे भी एक्सेलरेशन ए है, इस टाइम पे भी एक्सेलरेशन ए है, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट एल हुआ तो वेलोसिटी यू से वी हो गई। तो जब डिस्प्लेसमेंट L/2 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। कंडीशन गिवन है कि एक्सेलरेशन सेम है। तो जो जो कंडीशन है ये डायग्राम बनाने के बाद हमको समझ में आई, मैं इनको अलग से लिख देता हूँ, अलग से उन कंडीशंस को लिख देता हूं। ध्यान से देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये है, कंडीशन नंबर 1 कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी u, फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी v, और इस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया आपका l, और जो एक्सेलरेशन था वो a ही था, दूसरी कंडीशन जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी आपकी u बट फाइनल वेलोसिटी यानी कि हम यहाँ पे मोशन को देखना छोड़ रहे हैं जब जो इंजन है वो L/2 डिस्प्लेस हो गया है। तो फाइनल वेलोसिटी इस टाइम पे मैंने मान ली v डेज जो अपने को कैलकुलेट करनी है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पे हुआ है वो L/2 है, एक्सेलरेशन इस टाइम पे कितना है, a है। तो ये v डेज अपने को फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूँ। दोनों साइड अगर मैं मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा दूं, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगा लूं तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as की जगह l आ जाएगा। यहाँ पे v डेस का स्क्वायर इज इक्वल टू u² प्लस 2a, l की जगह L/2। मेरे को ये v डेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर आप यहाँ से a की वैल्यू निकालो तो a की वैल्यू आती है v² माइनस u²/2l। ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, काम हो गया। u² प्लस 2, a की वैल्यू डाली यहाँ पे v² माइनस u²/2l इंटू L/2। l से l चला गया, 2 से 2 चला गया। अगर आप ध्यान से देखो, इसे थोड़ा अच्छे से सोल्व करें, तुम्हारे पास आता है u² प्लस v²/2 माइनस u²/2। से और अच्छे से सोल्व करते हैं तो आता है u² प्लस v²/2। ये वी डेज का स्क्वायर है, मेरे को चाहिए था वी डेज। अगर मेरे को वी डेज कैलकुलेट करना है तो वी डेज हमारा आ जाता है √u² प्लस v²/2। तो ये वो वेलोसिटी होगी जिससे मिडल वाला कंपार्टमेंट उस पर्टिकुलर सिग्नल पोस्ट को पार कर रहा होगा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आई, u² प्लस v²/2 ऊपर पूरे का √, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से हम लोगों ने पत्थर फेंक दिया। व्हेन इट क्रॉसेज अ पॉइंट 5 मीटर बिलो द टॉप, जहां से फेंका वहां से 5 मीटर ये नीचे गया, तो हम लोगों ने एक दूसरा पत्थर फेंका, बट ये पत्थर जो है दूसरे पॉइंट से फेंका है उस बिल्डिंग में, और वो पॉइंट जो है टॉप से 25 मीटर नीचे है। बट जो दोनों स्टोन हैं वो एक साथ नीचे गिरते हैं, एक साथ बॉटम पे पहुंचते हैं। तो पूछ रहा है कि उस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, सबसे पहले इस पर्टिकुलर कंडीशन का डायग्राम बनाते हैं, तब थोड़ी सी चीज हमारे सामने क्लियर होगी। ये बिल्डिंग है हमारे पास, इस बिल्डिंग से हम लोगों ने एक स्टोन फेंका, स्टोन नंबर 1 ये फेंका यहाँ से, ठीक है। रिलीज किया, ड्रॉप किया, रिलीज किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ये यहाँ तक आ जाता है, ठीक है।
5 मीटर नीचे आता है, तो 5 मीटर नीचे आता है, तब हम लोग यहाँ से, जो यहाँ से 25 मीटर नीचे, 25 मीटर नीचे यहाँ से दूसरा पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, अब वो भी नीचे जाएगा, बट मजे की बात ये है कि थोड़ी देर बाद नंबर 1 और नंबर 2 दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं, दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं। तो अगर इस बिल्डिंग की हाइट h है, तो आपको इस h की वैल्यू बतानी है, इस h की वैल्यू बतानी है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, नहीं तो आप एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। अब देखो हुआ क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे कि टाइम ऑफ फ्लाइट से हम रिलेट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो कि ऊपर वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर वो हवा में रहेगा उसे एच हाइट कवर करनी है, और हमारा जो नीचे वाला है उसे H-25, कितनी, H-25 हाइट जो है वो कवर करनी है। बट नीचे वाला थोड़ा सा कम टाइम लेगा, कितना कम टाइम लेगा, जितने टाइम में वो 5 मीटर नीचे आया। तो अगर आपको पता हो कि एच हाइट में नीचे आने के लिए टाइम लगता है √2h/g, तो 5 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, उसे कैलकुलेट करते हैं। 5 मीटर नीचे आने में टाइम लगेगा T = √2 × 5/g, जी की वैल्यू होती है 10, ये आएगा 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो नीचे आ गया 5 मीटर। यानी कि पहले पत्थर को फेंकने के 1 सेकेंड बाद दूसरा पत्थर फेंका गया है। यानी कि पहला पत्थर अगर आने में, नीचे आने में टी टाइम लेता है, तो दूसरा कितना लेगा, 1 सेकेंड कम लेगा, T-1 लेगा। यहाँ से ये समझ में आता है कि पहले पत्थर का अगर टाइम ऑफ फ्लाइट में टी लूं, तो दूसरे पत्थर का टाइम ऑफ फ्लाइट T2 डेफिनेटली T-1 होने वाला है, डेफिनेटली T-1 होने वाला है। बस यही वो इक्वेशन है जो आपको सॉल्यूशन या फिर आंसर तक पहुंचाने वाली है। T1, किसी पत्थर को h हाइट से ड्रॉप किया गया, तो T1 जो है, T1 क्या आएगा, T1 आएगा √2h/g, और ये वो पत्थर है जिसे दूसरी हाइट से ड्रॉप किया गया, जिसकी हाइट थी H-25, इसका क्या आएगा, 2h-25 / g, ये वैल्यू आएगी। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, T-1 जो है वो है √2h-25 / g। यहाँ पे टी की वैल्यू डाल देते हैं, टी की वैल्यू कितनी है, √2h/g -1 =√2h-25 / g। अब यहाँ से अपने को h फाइंड आउट करना है, बाकी सब कुछ पता है, g पता है, g की वैल्यू 10। ये करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं। इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो इस साइड जो है हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 2h/g रूट के अंदर -1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h-25 / g, पूरा का पूरा रूट में इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट। ये a-b के फॉर्मूले से इसको ओपन कर देते हैं, तो ये इसका रूट हट जाएगा, 2/g a² + b², 1 का स्क्वायर 1 -2ab, 2a ये रहा, 2h/g टू बी 1, जिसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसको ओपन किया तो ये बना 2h-25/g। आगे और देखते हैं, 2h/g +1 -2 √2h/g इज इक्वल्स टू 2h/g -50/g। अगर आप ध्यान से देखो, 2h/g और 2h/g कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ g की, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, -2 2h/10 इज इक्वल्स टू, ये कट हो गया, ये बचा माइनस का 50/10 5। इसको इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 √2h/10 इज इक्वल्स टू 6, 6 बन गया। अब क्या कर दो, अब 2h/10 ये बन गया 3, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने पर मिलेगा 2h/10 इज इक्वल्स टू 9, h आ जाएगा 90/2 यानी कि 45, यानी कि उस बिल्डिंग की हाइट जो है कितनी है, 45 मीटर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 45 मीटर।
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि अ स्कूटर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट a1। एक स्कूटर है, a1 से एक्सेलरेट होता है t1 टाइम तक, देन रिटार्ड भी होता है a2 एक्सेलरेशन से। इसको बोलना चाहिए रिटार्डेशन, a2 रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये t2 टाइम तक होता है और फिर रेस्ट पे आ जाता है। तो पूछ रहा है करेक्ट वैल्यू ऑफ t1 बाई टी टू विल बी। तो इस स्कूटर का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा दुविधा नहीं होने वाली है। अगर हम ध्यान से देखें, स्कूटर है, यहाँ से एस लिख देता हूँ। स्टार्ट शुरू से स्टार्ट होता है, यानी कि यू की वैल्यू 0 और t1 टाइम तक एक्सेलरेट होता है। t1 टाइम तक a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v मान लेता हूँ। देन इसके बाद यहाँ से यहाँ फिर रिटार्ड होता है a2 से, तो माइनस a2 इसका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ये रेस्ट में आ जाता है, यानी कि अगेन जो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इस मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहला ये a टू b और फिर b टू c। अगर आप a टू b का मोशन कंसिडर करो और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, इसमें a टू b के मोशन में सिर्फ और सिर्फ a टू b का मोशन देखिए और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे u कितना हो गया, 0, v की वैल्यू v, a की वैल्यू a1 और टाइम हमारा लगा है t1। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो कुछ ऐसी बनेगी, u की वैल्यू 0, a1 t1। ये इक्वेशन बनी मेरे पास। ठीक है, इस इक्वेशन को संभाल के रख ले, काम आएगी। अब अगर मैं बी टू सी का मोशन कंसिडर करूं, कहाँ का, अगर मैं बी टू सी का मोशन कंसिडर करूं तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, तो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी v, बिकॉज हम b से मोशन को देखना स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई 0, एक्सेलरेशन है माइनस का a2 और टाइम लगा है t2। अगर मैं इसके लिए भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के हिसाब से v इज इक्वल टू 0 एंड u की वैल्यू है v और ये बना माइनस ए टू टी टू। v जो आता है वो आता है ए टू टी टू। ये v की जो वैल्यू है वो मैं जो पहले से इक्वेशन बना रखी है इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर ये v की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरे सामने आता है ए टू टी टू इज इक्वल टू ए वन टी वन। मेरे को क्वेश्चन ने पूछा है t1 बाई टी टू, तो t1 बाई टी टू अगर आप बड़े गौर से देखो, t1 बाई टी टू आएगा a2 बाई a1। t1 बाई टी टू आएगा a2 बाई a1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इजी था, जिनके भी अटेम्प्ट में आया होगा, जिनके भी शिफ्ट में आया होगा, आई थिंक उन्होंने किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ वाला। ग्राफ देख के डर जाते हैं। चलिए करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये आपका 2021 16 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है, वी एक्स ग्राफ दिया गया है। ठीक है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ चाहिए, ए एक्स ग्राफ चाहिए। वी एक्स दिया है, ए एक्स चाहिए। वी एक्स और ए में रिलेट करा रहा है आपको, तो कौन सा रिलेशन काम आने वाला है, क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। पहले सबसे पहले जो रिलेशन हमारे काम आने वाला है वो देख लेते हैं। अगर आपको पता हो, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला अलग से डिराइव किया था मैंने। क्या होता है, वी डी वी बाई डी एक्स। क्या होता है, वी डी वी बाई डी एक्स होता है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी बनती है, तो ये आप इसको ढंग से समझ पाओगे। अदरवाइज आपको अलग अलग हर जगह वैल्यू पुट कर करके देखना पड़ेगा, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। बट थोड़ी बहुत बेसिक मैथमेटिक्स, थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज रहेगा, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से फास्ट हो जाएंगे। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला ये होता है, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए अपने को क्या करना है, एक्सेलरेशन एक्स ग्राफ बनाना है। तो मैं इस मोशन को थोड़ा सा नाम दे देता हूँ, इस पार्ट को ए बोलता हूँ। ए टू बी जो है वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है और बी टू सी वेलोसिटी कांस्टेंट है 50 मीटर पर सेकेंड। अगर ए टू बी देखें
तो इस जो ग्राफ की स्लोप होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस जो ग्राफ की स्लोप है वो डीवी बाई डी एक्स होने वाली है? डीवी बाई डी एक्स, इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या देगी अपने को? डीवी बाई डी एक्स देगी। और अगर आप ध्यान से देखो ए टू बी में जो डीवी बाई डी एक्स है वो कांस्टेंट है। ए टू बी में डीवी बाई डी एक्स एक कांस्टेंट है, जैसे मैं के मान लेता हूँ। और बी टू सी में जो डीवी बाई डी एक्स है वो जीरो है। डीवी बाई डी एक्स जो है वो जीरो है इस ग्राफ की, क्योंकि इस ग्राफ की बी टू सी में स्लोप जीरो है। तो बी टू सी में एक्सेलरेशन डेफिनेटली जीरो आने वाला है। एक्सेलरेशन बी टू सी आपका जीरो आने वाला है। अगर मैं ऑप्शन में देखूं, दो ऑप्शन डायरेक्ट कट रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो अब लड़ाई बचती है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में। देख लेते हैं क्या आने वाला है। उसके लिए अपने को ए टू बी का मोशन देखना पड़ेगा। ए टू बी के मोशन में अगर आप ध्यान से देखो, ए टू बी में डीवी बाई डी एक्स तो आपका कांस्टेंट आ गया है, बट वी लगातार इंक्रीज कर रहा है, वी लगातार इंक्रीज कर रहा है और कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज कर रहा है। अगर इस ग्राफ की आप इक्वेशन देखोगे, इस ग्राफ की अगर हम लोग इक्वेशन देखेंगे तो इस ग्राफ की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी जो आने वाली है वो आने वाली है v इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की। v इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की यहाँ पे इक्वेशन आने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं, एक्सेलरेशन ए टू बी का, तो v एम एक्स प्लस सी टाइप इंटू डी वी बाई डी जो कि एक कॉन्स्टेंट है, ये बनेगा एम के एक्स प्लस सी के टाइप का। अगेन मैं बोलूं कैपिटल एम एक्स प्लस कैपिटल सी टाइप की इक्वेशन। यानी कि ये भी इक्वेशन कैसी होने वाली है, ए और एक्स में, ए टू बी के मोशन में ए और एक्स में जो इक्वेशन होने वाली है वो भी आपकी स्ट्रेट लाइन होने वाली है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन है वो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा होशियारी से देखना होता है ग्राफ वाले क्वेश्चंस को, इतने भी ज्यादा टफ नहीं होते हैं। हाँ, बेसिक स्लोप क्या होती है, किस तरीके से स्लोप निकालनी होती है, बेसिक आइडिया, ज्यादा कोई कैलकुलेशन भी नहीं कराई आपसे इस क्वेश्चन में। थोड़ा बहुत आपको आइडिया है स्लोप के बारे में, एक्सेलरेशन का अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन टफ नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर व्हिच इट डी एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा इनकम एट रेस्ट। थोड़ी देर पहले जैसा क्वेश्चन किया था सिमिलर सा लग रहा है। ठीक है, इफ द टोटल टाइम इज टी इन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कार जो है स्टार्ट होती है अल्फा से, मान लेते हैं कि टी वन टाइम तक चलती है। ठीक है, मान लेते हैं कि टी वन टाइम तक चलती है और फिर डी एक्सेलरेट होती है बीटा से और टी टू टाइम तक चलती है, मान लेते हैं। ठीक है, टोटल टाइम टी है तो टोटल डिस्टेंस। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम ग्राफ बना ले तो ज्यादा सही रहेगा। किस किस के बीच का ग्राफ? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहले कार रेस्ट से स्टार्ट हो, यानी कि टी इक्वल्स टू जीरो पे वी जीरो, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, मतलब वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ये लो चली गई। ठीक है, ये चली गई टी वन टाइम तक, मान लेते हैं कितने टाइम तक, टी वन टाइम तक ये चली, ये लो टी वन टाइम तक कार को चला दिया। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो फटाफट, एक्सेलरेशन क्या, यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू यू टी वाले फॉर्म में से, u जीरो है, a की वैल्यू अल्फा है, टाइम t1 है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी अल्फा t1। ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं लिख देता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूले से मैंने यहाँ पे v की वैल्यू लिख दी है t टाइम के बाद। अब यहाँ से कार जो है डी एक्सेलरेट होना शुरू हो रही है, डी एक्सेलरेट होना शुरू हो रही है, मतलब यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो नीचे की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि कार जो है डी एक्सेलरेट होगी और टी टू टाइम तक वो डी एक्सेलरेट हुई है और फाइनली रेस्ट पे आ गया। तो फाइनली देखो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी जीरो कर दी, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, और टोटल टाइम आपको खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल टाइम आप मान लीजिए टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू टी। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है हमारा टी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अगर आपको पता हो कि इस टाइप का मोशन अभी हम लोगों ने निकाला था कि टी वन बाई टी टू जो होता है वो क्या होता है, ए टू बाई ए वन होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, टी वन बाई टी टू जो है वो क्या होगा, टी वन बाई टी टू, ए टू बाई ए वन, यहाँ पे ए टू बीटा दे दिया तो क्या होगा,
बीटा बाय अल्फा होगा। ठीक है, क्या होगा, बीटा बाय अल्फा होगा। तो अगर मैं T1 निकाल लूं, या फिर हाँ T1 निकाल लेता हूँ, T2 निकाल के T1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, T2 आ जाएगा अल्फा टाइम्स T1 बाय बीटा। इस इक्वेशन को, इस T1 की वैल्यू को मैं ऊपर पुट कर दूं तो कैपिटल T आ जाएगा, T1 की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल T की फॉर्मेट में, क्या आ जाएगी, T1 प्लस अल्फा बाई बीटा इंटू T1 इज इक्वल टू कैपिटल T। T1 कॉमन आया, सॉरी हाँ T1 कॉमन आया, 1 प्लस अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू T। यहाँ से अगर मैं T1 की वैल्यू निकालूं तो आती है T ओवर 1 प्लस अल्फा बाई बीटा। ठीक है, T1 की वैल्यू निकाल ली। अब इस T1 की वैल्यू को अपन यूज करेंगे, कैसे, अपने को चाहिए डिस्टेंस। अगर आपको याद हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अब कार एक ही साइड में चल रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा। तो अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर आप इस ग्राफ का एरिया देखो तो एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका बेस है T1 प्लस T2 और हाइट है अल्फा T1। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वही आपको डिस्टेंस देगा, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा d इज इक्वल टू हाफ बेस आपका T1 प्लस T2 इंटू हाइट जो है अल्फा T1, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, अब T1 प्लस T2 तो भाई साहब क्या है, T है। T1 प्लस T2 तो मेरा क्या है, कैपिटल T है। एंड अल्फा यहाँ पे पड़ा रहा। T1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल रखी है T ओवर 1 प्लस अल्फा बाय बीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सुधार के लिखूं तो कुछ ऐसा बनेगा, 1/2 बीटा ऊपर आ जाएगा जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा T² अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। आप आराम से भी इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन को करने के बाद अगर मैं ऑप्शन देखूं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस डिस्टेंस को, तो अल्फा बीटा T² डिवाइडेड बाय 2 अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन नंबर सी देखिए ध्यान से थोड़ा सा। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखोगे तो हमारा जो आंसर आया उसके जैसा ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा होशियारी से जाना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए क्वेश्चन को, काफी इजी और काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन सेम डेटा के साथ पहले भी पूछा जा चुका है। The velocity of a particle v is equals to v naught plus gt plus ft square. Its position is x is equals to 0 at t is equals to 0। t की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू भी 0 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट t is equals to 1 पे कितना हो जाएगा। v की इक्वेशन गिवन है और x की वैल्यू पूछी है, तो v अपने को क्या गिवन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इस क्वेश्चन। v इज इक्वल टू क्या है, v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। मैं v को लिख सकता हूँ dx बाई डी टी, लिख दो v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। टी को इधर भेज देते हैं, क्या बनेगा, v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर पूरे के मल्टीप्लाई में आ जाएगा dt। अब क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड। इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे लगेगी, जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी कितनी है, 0। जब t की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मेरे को x निकालना है, तो मैं इसे x लिख देता हूं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। dx का इंटीग्रेशन सभी को पता है क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी आपकी 0 से x। और यहाँ पे वी नोट का इंटीग्रेशन, वी नोट कॉन्स्टेंट है, वी नोट का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी नोट इंटू टी। इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट है, ड्रॉपर स्टूडेंट है तो आपको आता होगा। क्लास 11th के स्टूडेंट है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक मैथमेटिक्स वाला टॉपिक पढ़ लें, थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे दिक्कत कम आएगी। ठीक है, इसकी लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से टी प्लस जी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका T² बाई 2 और लिमिट लग जाएगी 0 से टी। एफ T² का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका T³ बाई 3, लिमिट लग जाएगी 0 टू टी, और टी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, टी की वैल्यू 1 है, तो ये आएगा x-0, x-0। इसके यहाँ पे टी की वैल्यू ये रही 1, तो लिमिट लग जाएगी -0 वाली टर्म का कोई मतलब रहेगा नहीं,
वी नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री, ये हमारा एक्स आने वाला है। देखो मैच करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। जी वी नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िए, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि अ रबर बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द फ्लोर। 5 मीटर की हाइट से एक रबर बॉल को क्या कर दिया हम लोगों ने, रिलीज कर दिया। नीचे जाएगी, टप्पा खाएगी, वापिस ऊपर आएगी, वापिस ऊपर आएगी। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि जब ये वापिस ऊपर आती है तो पूरी 5 मीटर ऊपर नहीं आती है। ये क्या करती है, 5 मीटर की 81/100 टाइम ऊपर आती है। और इतनी ऊपर आएगी तो दोबारा फिर थोड़ी कम हाइट से नीचे जाएगी, फिर उसका 81/100 टाइम जो है वो ऊपर आएगी। ऐसे करते करते उसकी हाइट जो है लगातार डिक्रीज करती जाएगी, और फाइनली उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ग्राउंड पे वो पड़ी रहेगी। तो पूछ रहा है कि इसके अंदर जो है एवरेज स्पीड क्या होगी। अगर आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है और टोटल टाइम निकालना है। ये यहाँ पे इन्होंने कुछ डेटा दे दिया, मैं डेटा मान लेता हूँ के, कि जब वो नीचे जाती है तो वापस के टाइम्स ऑफ एच जो है ऊपर आती है। अब के की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 से छोटी ही होनी है, के की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 से छोटी ही होनी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, डायग्राम किस तरीके का बनेगा, सबसे पहले डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आपकी 5 मीटर हाइट थी, यहाँ से आप रिलीज किया गया। ठीक है, यहाँ से बॉल नीचे जाएगी, ठीक है, ऊपर आएगी, टप्पा खाएगी, फिर कुछ हाइट तक आएगी, पूरी ऊपर नहीं आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करते करते उसकी हाइट जो है फाइनली 0 हो जानी है। बट ये जो हाइट होगी, इस हाइट को मैं अगर 5 की जगह एच बोल देता हूँ, मैं आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन करा देता हूँ, इसके बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये जो हाइट है जब वो दोबारा चढ़ा, ये कितनी है, ये है आपकी के टाइम्स ऑफ एच। ये क्या है, के टाइम्स ऑफ एच। और इसके आगे वाली हाइट के टाइम्स ऑफ पीछे वाली हाइट, मतलब के टाइम्स ऑफ के एच, यानी कि के स्क्वायर एच। इसके नेक्स्ट वाली के क्यूब एच, इस तरीके से होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मुझे टोटल डिस्टेंस जो है वो निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस में निकालने की कोशिश करता हूँ। पहले एच नीचे आया, एच प्लस, उसके बाद के एच ऊपर गया, के एच, उसके बाद के एच वापिस नीचे आया, प्लस के एच, उसके बाद के स्क्वायर एच ऊपर गया, के स्क्वायर एच, उसके बाद के स्क्वायर एच वापिस नीचे आया, एंड इस तरीके से चलता रहा। अगर मैं इसको और ढंग से लिखूं तो ये मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2kh प्लस 2k² एच, एक टर्म और ऐड कर देता हूँ 2k³ एच, और इस तरीके से ये कहानी चलती रहेगी। ये कहानी चलती रहेगी, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस की ये कहानी चलती रहेगी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो एक जीपी बन रही है। कैसे जीपी बन रही है सर, देखो ध्यान से, ये रहा डी, ये एच प्लस, यहां से मैं 2k कॉमन लेता हूँ, 2kh कॉमन लेता हूँ। ठीक है, ले लिया 2kh कॉमन, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा k, यहाँ क्या बचा k²। इस तरीके से आगे ये इनफाइनाइट को एक जीपी जा रही है। अब इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसी से हम इसको सोल्व करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है के। कैसे निकालते हैं, आगे वाली टर्म डिवाइडेड बाई पीछे वाली टर्म, आर की वैल्यू निकलती है। और इनफाइनाइट टर्म की जीपी का फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर की वैल्यू है के। बॉक्स के अंदर जो है उसका ये रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सुधार के लिखूं तो कुछ ऐसा आएगा, एच प्लस 2kh डिवाइडेड बाय 1 माइनस के। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस के, और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डी आ जाता है एच माइनस के एच प्लस 2kh डिवाइडेड बाय 1 माइनस के। एक के एच बचेगा, एच कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस के
डिवाइडेड बाय 1 माइनस के। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, इसको रख लेते हैं एक बार, ये हमारा काम आएगा। टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने निकाली। अभी मैंने डेटा कुछ नहीं पुट किया है। एच की वैल्यू अपने को 5 गिवन है, के की वैल्यू अपने को 81 डिवाइडेड बाई 100 गिवन है, अभी मैंने पुट नहीं किया। इसको यहीं पे रखते हैं। अब टाइम को देख लेते हैं, टोटल टाइम कैसे लगेगा। डिस्टेंस इस तरीके से निकाला है तो पक्की बात है कि टाइम भी इस तरीके से निकालना पड़ेगा। हाँ लेंदी है बट टफ नहीं है। देखिए ध्यान से, इसको बॉल को यहां से यहां नीचे आने में, एच हाइट नीचे आने में कितना टाइम लगता है? सभी को पता है कितना लगता है? √2h/g। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। अब जब वो दोबारा ऊपर गया, कितना के एच ऊपर गया, वहां से नीचे आने में से कितना टाइम लगेगा? रूट एच की जगह क्या आएगा? के एच, तो √kh/g, √kh/g आएगा। ठीक है, √kh/g आएगा। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? √2kh/g। नीचे आने में भी √2kh/g। तो टोटल टाइम दूसरी बार ये ऊपर से नीचे आया, उसमें कितना लगेगा? √2kh/g। आई होप समझ में आया होगा। आगे 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाने का टाइम है, नीचे भी आएगा सेम टाइम लेगा। √2k, 2√2kh/g। ठीक है, ध्यान से समझिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हाइट कितनी हो जाएगी? नेक्स्ट हाइट है आपकी k²h, फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा फिर से 2 टाइम्स ऑफ 2h की जगह इस बार k²h/g। और ये कहानी चलती रहेगी, ये कहानी चलती रहेगी। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? टोटल टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। T इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, इसको पढ़ा रहने दो, √2h/g को। ठीक है, प्लस यहां से मेरे पास कॉमन आ रहा है 2√2kh/g। ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये कॉमन आया, यहाँ से पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बचा। 2 कॉमन आ चुका है, √2, एक एक एच कॉमन आ चुका है, बाई जी कॉमन अंदर क्या बचा? एक के रूट के अंदर। ठीक है, आगे क्या बचेगा? k² रूट के अंदर। आगे क्या बचेगा? k³ रूट के अंदर। इस तरीके से ये कहानी चलती रहेगी। फिर से एक जीपी बन रही है, फिर से एक इनफाइनाइट टर्म की जीपी बन रही है, जिसका a जो है वो 1 है और r जिसका है √k। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला? a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर वाला, ये आपका पड़ा है। a की वैल्यू 1, 1 माइनस आर यानी कि 1/√k। ठीक है, इसको जैसे d के फॉर्मूले को सुधारा है वैसे ही इस फॉर्मूले को सुधार लेते हैं। ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या है, वैल्यू पुट कर देता हूँ किसकी? h की वैल्यू है 5 और g की वैल्यू 10 पुट कर देता हूँ। h की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो रूट के अंदर देखो, ऊपर 2 इंटू 5 10, नीचे 10, 1 बचेगा। ठीक है, वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो t की वैल्यू यहाँ पे √2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस, इधर क्या है? 2, 2√k 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। ब्रैकेट में मेरे पास है 1 -√k। ठीक है, अब देखो ये कट गया, ये भी कट गया। t क्या आया? 1 प्लस 2√k डिवाइडेड बाय 1 -√k। t मेरे पास आया 1 -√k प्लस 2√k डिवाइडेड बाय 1 -√k। 1 प्लस √k डिवाइडेड बाय 1 -√k। ये आया t का फॉर्मूला, टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे k की वैल्यू भी डाल देंगे। k की वैल्यू है 81 डिवाइडेड बाई 100। और टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी आई? टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, उसको भी मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। h की वैल्यू 5 डाल देते हैं, 5 1 प्लस के डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसको भी लिख देते हैं। h की वैल्यू 5 1 प्लस के डिवाइडेड बाई 1 माइनस के। अब क्या करते हैं, k की वैल्यू डाल देते हैं, पुट कर देते हैं k की वैल्यू। 5 1 प्लस के की वैल्यू कितनी है? 81/100 डिवाइडेड बाई 1 माइनस
81/100। ठीक है, डी आएगा 5 1.81 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.81, यानी कि क्या बचेगा 0.91, 0.19। ठीक है, ये आ गया, यानी कि डी आया 5 इंटू 181 डिवाइडेड बाय 90। इसको भी निकाल के रख लेते हैं, टी के अंदर डालेंगे। अगर के की वैल्यू 81/100 है तो रूट के की वैल्यू 9/10 होगी। आई थिंक ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही होगी, मेरे को यहाँ पे सो लिखने की जरूरत नहीं है। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 9/10, यानी कि 0.9 लिख दो, 0.9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.9। तो टी मेरे पास आता है 1.9 डिवाइडेड बाय 0.1, 19। ठीक है, अब मेरे को एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होती है, वी एवरेज, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है ये, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या है ये। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नीचे 19 है, ऊपर 181 है, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है लगभग लगभग उससे कम आएगी, आपकी 9.5 के आसपास आएंगी। ठीक है, ये जो वैल्यू है 9.5 के आसपास आने वाली है। ठीक है, ये वैल्यू 9.5 के आसपास आने वाली है, और ये वैल्यू इसे गया 2 आ गई। 9.5 का डबल करो 92, 5 में 2 का डिवाइड मारो, कितना बनता है 2.5। स्पीड है मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड। टाइम जरूर लगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा इस क्वेश्चन में। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत है तो आप रिवाइज करके इसको पीछे ले जाके देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसी पार्टिकल का दिया गया आपको, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पूछा जा रहा है। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन, वेलोसिटी वी एक्स ग्राफ दिया हो, ए एक्स पूछा हो, तो कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स कहाँ से मिलेगा, वी एक्स ग्राफ की स्लोप से। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो वी एक्स ग्राफ की जो स्लोप है वो नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो मैं इसको माइनस के मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस के, क्या हो गया डी वी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू के मैंने माइनस के मान के रख लिया। ठीक है, अब v जो है लगातार क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। v और x के बीच में अगर मैं इक्वेशन लिखूं, अगर आप मेरे को, अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दो, थोड़ा सा ग्राफ अगर आपको आता है तो मैं v को लिख सकता हूँ, वरना वैल्यू लगा के भी चेक कर सकते हैं। v को मैं लिख सकता हूँ माइनस एम एक्स प्लस सी, ये इस टाइप का ग्राफ है। v क्या है माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है। ठीक है, तो ए कितना बनेगा, ए बनेगा माइनस एम एक्स प्लस सी इंटू डीवी बाई डी टी, कितना है माइनस के। अगर आप देखोगे इसको तो ऐसा बनेगा ए इज इक्वल टू के एम एक्स माइनस सी के। इसको मैं दोबारा से मॉडिफाई करके लिखूं तो कैपिटल एम एक्स माइनस कैपिटल सी, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी टाइप की इक्वेशन बन रही है। स्लोप पॉजिटिव होगी और जो आपका इंटरसेक्शन होगा y एक्सिस पे वो क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है या इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस तरीके का आता है, जिसके अंदर स्लोप पॉजिटिव हो इंटरसेक्शन नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आता है। अब ढूंढो कौन सा ग्राफ है। अब ये ग्राफ अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप वैल्यू, अलग अलग वैल्यू जो है लगा के भी ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट सिंपल से ग्राफ है, कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के 4 स्टैंडर्ड ग्राफ, सर्कल, पैराबोला, ठीक है, ई की पावर एक्स, एल एन एक्स, ये थोड़े बहुत ग्राफ सीधा याद रखिए, हेल्प करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पास करने में हेल्प करते हैं, जेई मेंस में आपकी स्पीड मैटर करती है। तो अगर आप देखोगे तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 25 जुलाई इवनिंग शिफ्ट थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्स फॉर अ मूविंग बॉडी इज गिवन एज टी इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स वेयर एम एंड एन आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, द रिटार्डेशन ऑफ द मोशन इज
रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है, आप एक्सेलरेशन निकालिए, वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, रिटार्डेशन अपने आप हो जाएगा। इक्वेशन आपको गिवन है टी इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा लफड़ा कर दिया ना, अगर x का फंक्शन होता है टी की फॉर्म में तो 2 बार डिफरेंशिएट करते काम हो जाता, यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा कर दिया, थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। टी इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, हमें जनरली आदत क्या होती है, हमें जनरली आदत होती है टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की। यहाँ पे आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे काम तो हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, सोल्व हो जाएगा अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हो तो। बट इसको शॉर्ट में करने का तरीका, आप क्या करिए, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट पड़ा रहेगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बनेगा n, ठीक है। अब इस इक्वेशन को पलट दीजिए, क्यों पलटना है सर, ध्यान से देखो, पलटोगे तो कुछ दिखेगा, dx बाई डी टी, उसको पलट देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा 2mx प्लस एन, कुछ दिखा। dx बाई डी टी क्या होता है, dx बाई डी टी v होता है, तो dx बाई डी टी को मैं क्या लिख देता हूँ, v लिख देता हूँ। देखो वेलोसिटी आ गई अब 2mx प्लस एन, ठीक है। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में कैसे पहुंचते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो dv बाई डी टी क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ दिस u बाई v का फॉर्मूला लगाते हैं, u बाई v का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले v का स्क्वायर, 2mx प्लस n का स्क्वायर, v का स्क्वायर हो गया, अब v को छोड़ो, 2mx प्लस n, ये आया, u का डिफरेंशिएशन ऊपर क्या है 1, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, माइनस u को छोड़ो 1 को छोड़ा, v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन करो 2m पड़ा रहेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dx बाई डी टी, क्या हो जाएगा dx बाय डी टी, प्लस n क्या है कांस्टेंट है, n का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। dv बाई डी टी मेरे पास एक्सेलरेशन a होता है कुछ इस तरीके का, ये 0, ये क्या बना माइनस का 2m, dx बाई डी टी क्या होता है, dx बाई डी टी होता है v, क्या होता है v, dx बाई डी टी होता है v, 2mv डिवाइडेड बाय 2mx प्लस n का होल स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसा बना। अब जरा ध्यान से देखना, -2mv लिखा मैंने इसको, ये जो दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा सा ऐसे देख लो, 1/2m प्लस n का होल स्क्वायर, क्या ये v है, v का स्क्वायर है, ध्यान से देखो v क्या है 1/2mx प्लस n का n, अगर इसका स्क्वायर कर दो तो ये बनेगा, ऊपर 1 का स्क्वायर 1, नीचे ये क्या है v स्क्वायर है, ये पहले से v पड़ा है, ठीक है, ये पहले से मेरे पास v पड़ा है, और ये v स्क्वायर और आ गया, क्या बना एक्सेलरेशन -2mv क्यूब, क्या बना -2mv क्यूब। रिटार्डेशन बोला है, आ भी गया रिटार्डेशन, नेगेटिव आया, ये भी वेरीफाई हो गया रिटार्डेशन है कि एक्सेलरेशन है, और वेरीफाई भी हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2mv क्यूब, 2mv क्यूब पहले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है 2mv क्यूब, ठीक है। अगर आप वहां पे टाइम के रेस्पेक्ट में करते तो भी हो जाता, बट थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता प्रोसेस, इस तरीके से करिए सही रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। ये आपका 25 जुलाई इवनिंग शिफ्ट में आया था 2021। बलून वाज मूविंग अपवर्ड, एक बलून ऊपर जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, कुछ कंसिडर नहीं करना जी वगैरह कुछ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, सारे इन्होंने देख लिया, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड से लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून व्हेन इट वाज एट हाइट ऑफ 75 मीटर, जब ये 75 मीटर की हाइट पे था तो इससे एक ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉप किया गया, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है तो सोचो जब उसको ड्रॉप किया होगा तो उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी, इसके बराबर ही होगी, मतलब जब उसको बलून से अलग किया गया होगा तो उसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड होगी, और उसे अब 75 मीटर नीचे आना है, ठीक है, इस तरीके से सोचना होता है आपको। तो पूछ रहा है कि जब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा तो बलून कितना ऊपर जा रहा होगा, तो दोनों चीजों में क्या कॉमन रहेगा, टाइम, जितने टाइम में वो
पार्टिकल या फिर वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा उतने टाइम में बलून कितना ऊपर जाएगा वो आपको निकालना है। टाइम पता लग जाए तो बलून की वेलोसिटी पता हो जाएगा। इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली बस अपने को कैलकुलेट करना है वो टाइम, कितने टाइम में वो स्टोन नीचे आ जाएगा। तो इसका भी जो है एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हाइट, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से जो बलून है हमारा वो 75 मीटर हाइट पे है, ठीक है। और ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, यूनिफॉर्म है, ना एक्सेलरेशन ना कुछ और। यहाँ से एक पार्टिकल छोड़ा गया, तो सोचो जब पार्टिकल को रिलीज किया गया तो उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे कितनी होगी, ऊपर की तरफ होगी, 10 मीटर पर सेकंड। अब उसके ऊपर जब ये बैलून से अलग हो गया, अब उसके ऊपर क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी लग रहा है, जी की वैल्यू 10। अब उसे 75 मीटर नीचे आना है, तो सोचो उसे 75 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। और वही टाइम अगर अपन बलून की कैलकुलेशन कर ले उसी टाइम से, तो वो भी पता लग जाएगा वो कितना ऊपर जाएगा। तो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी है 10, ऊपर की डायरेक्शन में +10। ए कितना है, ए कितना है -10। ए कितना है -10, -10 क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना नीचे आना है इसको, 75। तो डिस्प्लेसमेंट 75 मीटर नहीं, डिस्प्लेसमेंट में कितना, -75 मीटर, क्योंकि नीचे आ रहा है। डायरेक्शन का ये ध्यान रखना है, ठीक है। और टाइम मेरे को कैलकुलेट करना है, टाइम मेरे को कैलकुलेट करना है, तो आप टाइम को क्या मान लो, टी मान लो। टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, काम हो जाएगा। खुद ध्यान से देखो ये डेटा मेरे पास ऐसा है, कौन सी इक्वेशन लगाऊं मोशन की, मैं मोशन की लगा देता हूँ। कौन सी, सेकेंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू -75, यू 10, टी हाफ, ए की वैल्यू -10, टी स्क्वायर। ये बनेगा -5 टी स्क्वायर, उधर ले जाऊंगा तो बनेगा 5 टी स्क्वायर -10 टी -75 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से अपने को टी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो 5 का डिवाइड मार देता हूँ पूरी इक्वेशन में, टी स्क्वायर -2 टी -15 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इस इक्वेशन को अपन सोल्व कर लेते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, -b, यानी कि -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 -4ac 4a1c -15, कितना बन जाएगा, 4ac, 15 × 4 60, माइनस का 60 तो प्लस का 60 हो गया, डिवाइडेड बाय 2a, 2a की वैल्यू 1 तो 2, ये कितना आया 2 प्लस माइनस √64, √64 क्या होता है 8, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आपको खुद पता लग रहा है कि प्लस लेके माइनस ले, माइनस लेंगे तो टाइम नेगेटिव आएगा जो पॉसिबल नहीं है, तो प्लस लेंगे तो क्या बनेगा 8 + 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10/2। टी की वैल्यू आएगी 5, यानी कि पत्थर को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, पत्थर को नीचे आने में टाइम लगेगा 5 सेकेंड, पत्थर को नीचे आने में 5 सेकेंड लगेंगे। तो 5 सेकेंड में वो कितना ऊपर चला जाएगा, 5 सेकेंड में कितना ऊपर चला जाएगा बलून, 5 सेकेंड में कितना ऊपर चला जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो मान लेते हैं कि बलून यहाँ पहुंच जाता है, 5 सेकेंड के अंदर कितना ऊपर चला जाएगा। वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस निकाल सकते हो कितना, डिस्टेंस कैसे निकलती है, वेलोसिटी टू टाइम, वेलोसिटी 10, टाइम कितना 5, 50 चला गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि आंसर नहीं आ रहा है। रुको, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस टाइम पे बलून की ग्राउंड से हाइट क्या होगी, इस टाइम पे बलून की ग्राउंड से हाइट क्या होगी। ये 50 मीटर तो उस पोजीशन से हाइट है, वो ऑलरेडी 75 मीटर ऊपर है, ऑलरेडी 75 मीटर ऊपर है। तो ग्राउंड से हाइट, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी हो जाएगी, 75 + 50, 125 मीटर, कितनी 125 मीटर, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। होप क्लियर हुआ हो। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इजी क्वेश्चन है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे दी आपको। अल्फा और बीटा जो है कांस्टेंट है,
आपको डिस्टेंस निकालनी है जो पार्टिकल ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में। अगर आप ग्राफ देखो, इक्वेशन को गौर से देखो, वी और टी के बीच की इक्वेशन को गौर से देखो, तो एक ही डायरेक्शन में है, ये बार बार चेंज नहीं होगी डायरेक्शन, क्योंकि इंक्रीज करती हुई जा रही है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वेलोसिटी जो है किसी उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वेशन गिवन हो तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन से, और वही डिस्टेंस हो जाएगी, वहां से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, वी की इक्वेशन गिवन है कितनी, अल्फा टी प्लस बी टी स्क्वायर, अल्फा टी प्लस बी टी स्क्वायर इक्वेशन गिवन है। v को क्या लिख सकता हूं मैं, v को लिख सकता हूं dx बाई डी टी। ठीक है, ये आया अल्फा टी प्लस बी टी स्क्वायर। अच्छा जी, dx को क्या लिख सकता हूं, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब क्या कर दो, x निकालना है, इंटीग्रेट कर दो, टाइम की लिमिट 1 से 2 लगा दी लिमिट। अब क्या करो, सोल्व करो, और क्या करोगे, है ना। तो x क्या आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x क्या आ जाएगा, अल्फा टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा, 1 से 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाई थ्री, लिमिट 1 से 2। एक्स क्या बना, लिमिट लगानी आती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या बनेगा, अल्फा 2 का स्क्वायर 4/2 यानी कि 2, माइनस अल्फा 1/2, प्लस बीटा ये क्या बनेगा, 8/3 माइनस 1/3। क्या बना, x इज इक्व टू 3/2 अल्फा, और यहाँ बनेगा आपका 7/3 बीटा। ये भाई साहब वो डिस्टेंस है जो वो चल लेगा, कौन से ऑप्शन में, 3/2 अल्फा प्लस 7/3 बीटा। विच ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ball is thrown up with certain velocity so that it reaches a height h। बॉल को एक वेलोसिटी से फेंका गया ताकि ये h हाइट तक ऊपर पहुंच जाए। मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट टाइम ऑफ बॉल रीचिंग h/3 इन बोथ द डायरेक्शन। h/3 पे जब होगी, अलग अलग टाइम पे होगी, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम, तो उनका रेशियो क्या है। आपको ये गिवन है। सबसे पहले मैं डायग्राम की हेल्प से आपको थोड़ा बहुत विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ। किसी, मान लो किसी पर्टिकुलर बॉडी को मैंने u वेलोसिटी से फेंका, तो किस तरीके से ऊपर जाएगी, इस तरीके से ऊपर जाएगी, जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होगी, ये लो यहाँ 0 हो जाएगी, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, फिर इंक्रीज होगी, वापस आ जाएगा, और ये होती है आपकी मैक्सिमम हाइट, जिसे ये लोग बोल रहे हैं h। ठीक है, और ये आपका h/3 मान लो, h/3 वाले 2 पॉइंट, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम। तो पहली बार जाते टाइम मान लो कि t1 टाइम लग रहा है, और दूसरी बार आते टाइम मान लो t2 टाइम लग रहा है। ठीक है, ये h/3 गिवन है। यहाँ से यहाँ का टाइम t1 मान लो, और यहाँ से यहाँ पूरा टाइम t2 मान लो। तो t1/t2 का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले h और u को आपस में रिलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए h का फॉर्मूला होता है u²/2g, कितनी हाइट ऊपर जाएगा। तो अगर मैं u निकालू तो u आएगा √2gh। ठीक है, ये निकाल के रख लिया, काम आएगा। अब देखो, टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो इन पॉइंट को मैं नाम देता हूँ, मान लो कि ये ए है, ये बी है, मैक्सिमम हाइट वाले को सी बोल देता हूँ, ये डी बोल देता हूँ। दोनों ही केस में, चाहे ए टू बी मोशन की बात कर लो, चाहे ए टू डी मोशन की बात कर लो, दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है s इज इक्वल टू h/3, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी मुझे पता है u। ठीक है, ये u कितनी है, √2gh, कितनी, √2gh निकाल के रख लिया आपने। एक्सेलरेशन बोलो, एक्सेलरेशन है -g, नीचे की डायरेक्शन लग रहा है इसलिए -g। टाइम पता नहीं, निकालना है, टाइम को t मान लिया, अपने आप टाइम की दो वैल्यू आ जाएगी, चिंता मत करिए। कौन सी इक्वेशन लगा दे, सेकंड इक्वेशन लगा दे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है, h/3 है, u √2gh, ये लो,
इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बन गया। टी की वैल्यू पुट कर, जी की वैल्यू पुट कर देते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। जी की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू जैसे ही 10 पुट करेंगे कुछ ऐसी बन जाएगी इक्वेशन। पहले इसको इधर ले आता हूँ ना, तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस रूट टू जी एच इंटू टी प्लस एच बाई थ्री इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे जी की वैल्यू पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, जी की वैल्यू पुट करने के बाद आएगा 10/2 5t स्क्वायर माइनस अंडर रूट 20h इंटू टी प्लस एच बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी 15t स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 20h इंटू टी प्लस एच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होती है टी की वैल्यू माइनस बी, बी की वैल्यू है ये, तो माइनस ऑलरेडी आ गए तो 3 अंडर रूट 20h लिखा जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 20h बनेगा, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा यानी कि 180h। ठीक है, बी स्क्वायर बन गया माइनस 4ac माइनस 4, ए की वैल्यू 15, सी की वैल्यू h 15 यानी कि ये आ गया 60h डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 30। ठीक, इसको भी अंदर घुसेड़ देता हूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट 9 जाएगा अंदर 120h प्लस माइनस अंडर रूट 120h बाई 30। ठीक है, अब यहाँ से t की दो वैल्यू आएगी, एक जब वो जा रहा होगा, एक जब वो वापस नीचे आ रहा होगा। तो t की कौन सी दो वैल्यू आएगी, t1 आएगा हमारे पास अंडर रूट 180h माइनस, यहाँ पर भी h आएगा अंडर रूट 120h बाई 30। ठीक है, और t2 आएगा अंडर रूट 180h प्लस 120h बाय 30। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, t1/t2 चाहिए, मेरे को चाहिए t1/t2। चलो t1/t2 निकाल देते हैं। 30 से 30 कट जाएगा, क्या रहेगा अंडर रूट 180h माइनस अंडर रूट 120h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 120h माइनस अंडर प्लस अंडर रूट 120h। तो h तो कट जाएगा रूट के अंदर जितना भी है। ठीक है, रूट के अंदर जितना भी है सारा कट जाएगा। अब t1/t2 अगर आप ध्यान से देखो, अंडर रूट 60 सब में से कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 60 सब में से कॉमन आ रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 60 इंटू अंडर रूट 3। इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 60 इंटू अंडर रूट 2। सिमिलरली अंडर रूट 60 इंटू अंडर रूट 3 माइन प्लस अंडर रूट 60 अंडर रूट 2। अंडर रूट 60 कट खत्म कॉमन आके, तो t1/t2 क्या, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 हो गया। यही टाइम का रेशियो। ठीक है, √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, ऑप्शन नंबर इसका भी सी। ठीक है, तो यहीं पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 2021 के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, यानी कि 2020 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।